हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर सीजीएल टीयर 2। अब काफी सारे स्टूडेंट का जो फर्स्ट वाला स्टेज था यानी कि टीयर 1 था वो क्रैक हुआ है और अब उनको आगे जाना है किसके लिए, टीयर 2 के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो या कितना ज्यादा जीएस हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सेशन आपका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस स्ट्रैटेजी बेस्ड है, तो थोड़ी सी चीजों को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सुबह 7 बजे का क्लास और 11 बजे जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है जीके का महाकुंभ, उसको आप प्रॉपरली ज्वाइन कर पाए। ओके, ये आपका टेलीग्राम करेंट अफेयर्स बाय कर। आइए तो जरा बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो जो सीजीएल का भी रिजल्ट आया वो आपने देखा कि इस बार की कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई है ना। अब कट ऑफ हाई गई है तो ऑब्वियस सी बात ये है कि यहाँ पर जो टीयर 2 आएगा यानी कि टीयर 2 का जो पेपर होगा उसमें जो आपके क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो लेवल भी तो कुछ चेंज होंगे ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो सीधे हम यूआर पे आते हैं। तो यहाँ पे यूआर में देखो 167 आपको देखने को मिल रहा था, किसके लिए, जूनियर, जो आपका जूनियर ऑफिसर वाला एग्जाम था उसके लिए यहाँ पे इतना कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब टीयर 2 का जो एग्जाम है वो यहाँ पर जनवरी के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। दिसंबर चल रहा है, जनवरी में पेपर है, तो मान के चलो गिनती के तुम्हारे पास में सिर्फ 25 दिन का ही समय जो है वो बचा हुआ है। तो 25 डेज के अंदर किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे कैसे आपको अपना रिविजन करना है, वो सभी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ना। तो चलिए फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं जरा सारी चीजों को। तो सबसे पहली चीज तो इस बार की कट ऑफ की बात की है मैंने, उसके बाद में आपका जो यहाँ पे GR2 वाला है उसमें आप कट ऑफ देखोगे तो 170 आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो तीन थे, तीनों के अलग अलग आपको कट ऑफ मिलेंगे। अब हम सीधे बात करेंगे किसके बारे में, टीयर 2 के बारे में। देखिए, जब टीयर 2 की बात आती है ना सीजीएल के अंदर, तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट ये होता है कि जिस भी बच्चे ने पेपर को क्रैक किया होगा टीयर 1 वाला, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपल है, ये तो चीज सबको पता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ऑलरेडी आपके पास में है, तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। ठीक, दूसरी चीज, जब हम यहाँ पे टीयर 2 की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, यानी कि एग्जाम के लेवल का जो क्वेश्चन है ना वो आपका वैसे ही होगा जैसा टीयर 1 में आया था, या इसके लेवल के अंदर कुछ चीजें बदलेंगी। तो यार ये नॉर्मल सी बात है कि जो चीजें आप लोगों ने टीयर 1 में देखी हैं उससे आपका जो लेवल होगा ना वो काफी ज्यादा अप आपको देखने को मिलेगा। आपने टीयर 1 में देखा कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके वन लाइनर फॉर्म में थे, राइट। लेकिन जब आप टीयर 2 में आओगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, चाहे वो तुम्हारा साइंस का पार्ट हो, चाहे जीके के अंदर कोई आपका सेक्शन हो लाइक म्यूजिक है या डांस फॉर्म्स है, कैसा भी क्यों ना हो, वहां पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, ये तो होना ही होना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये आता है कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना इसके बारे में कि हमें किस तरीके से चीजों को सम अप करना है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें किसको टारगेट करना है ना, हमें कितने मार्क्स को टारगेट करना है कि हमारा टीयर 2 जो है वो निकल जाए। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना वो 300 प्लस होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो दो अलग अलग आपको ग्रेड पे देखने को मिलेंगे। एक तो देखिए 24 वाला होगा और जो दूसरा वाला आपका ग्रेड पे हो जाएगा उसके लिए आपका अलग यहाँ पे सीक्वेंस होगा। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो भाई ये हो गया, अगर इसके लिए कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स के पीछे भागना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि टीयर 2 के अंदर जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें आप देखोगे तो एक होता है सेक्शन 1 और एक होता है आपका सेक्शन 2। ये दो अलग अलग आपको सेक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। अब सेक्शन नंबर 1 में और सेक्शन नंबर 2 में जो डिफरेंस है अगर हम उसकी बात करें तो सेक्शन नंबर 1 में आपका क्या क्या जाएगा, सबसे पहले आएगा रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन। किसका आएगा, रीजनिंग एंड मैथ्स का जो सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरे वाले पार्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मिलेगा और जीएस का पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शंस के अंदर डिवीजन है। अब पॉइंट ये आया कि हम कितने कितने सवाल करके आए और वो भी करेक्ट सवाल करके आए कि हमारा जो स्कोर है ना वो यहाँ तक आराम से पहुंच सके। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब हम ऐसा यहाँ पे करेंगे तो रीजनिंग वाले सेक्शन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, है ना, बट वो टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम कर जाता है कि वो आखिरी के लिए फिर समय बचता नहीं है।
तो यहाँ पे जो रीजनिंग वाला सेक्शन होगा, यहाँ एटलीस्ट आप कोशिश करिएगा कि 20 से लेके 22 सवाल जो हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए, और करेक्ट के साथ साथ में परफेक्टली वो आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ठीक है, अच्छा ये आया तो इतना आंसर हो सकता है, तुक्का मार के चले, नो, डोंट डू दैट। अगला है आपका मैथ्स का सेक्शन। भाई ये भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ देखो, रीजनिंग जब करने बैठो ना तो यहाँ पे टाइम भी आपको 22 मिनट ही रखना है, इसके ऊपर आपको समय देना ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें तो भाई मैथ्स के अंदर कम से कम आपको 40 मिनट्स तो देने ही पड़ेंगे, या मैक्सिमम आप देखोगे तो 45 मिनट्स का समय आपको देना ही पड़ता है ना। इतना तो टाइम लगता ही लगता है। अब जब हम जीएस की बात करते हैं, आ जाओ भाई, जब हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस के अंदर आप देखेंगे तो आपको टाइम कितना देना चाहिए। तो देखो जीएस का ऐसा होता है, मुझे आता है तो आता है, अगर नहीं आता है तो हमें एलिमिनेशन खेलना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑब्वियस ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन वगैरह करते कराते कम से कम 15 सवाल तुमको करने हैं, और 15 सवाल को करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय तुमको देना है, इससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। क्योंकि अगर नहीं आता है तो आप उस पर कितनी भी तिगड़म लगा लो, तब भी वो कोई मैथ्स या रीजनिंग थोड़ी ना है कि अच्छा ऐसे नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली एलिमिनेशन खेलना है, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। अगला है आपका इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश के पार्ट में भी आपको अच्छा खासा समय देना होगा, बट आपको अपनी स्पीड को इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि आप 30 मिनट्स के अंदर पेपर को सॉल्व कर पाओ। ओके, तो मैम कितने कितने क्वेश्चंस कर लें कि अपना काम बन सकता है। तो देखो यार, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को मैनेज करोगे। कुछ लोगों को मैथ्स टफ लगती है, कुछ को रीजनिंग टफ लगती है, कुछ को जीएस लगती है, कुछ को इंग्लिश लगती है। तो ये अपना अपना लेवल है ना। बट होता क्या है, स्कोर तो करना ही करना है ना, छोड़ तो सकते नहीं हो कि चलो जीएस छोड़ दी काम चलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको स्कोर तो सबके अंदर ही करना पड़ेगा। तो जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैथ्स के अंदर कम से कम इतने तो तुम्हें सवाल करने ही करने है ना। इतने सवाल आपको सॉल्व करने ही करने आउट ऑफ 30। रीजनिंग के अंदर भी ये मान के चलो कम से कम 24 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। इंग्लिश के अंदर क्या होगा भाई, इंग्लिश का जो वेटेज है वो भी अच्छा खासा है ना। तो यहाँ पे आप मान लो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन, या मान लो 35-36 तक आपको सही करने हैं। जीएस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, अगर तुम 13 से 15 सवाल भी सही कर ले रहे हो तो भी अपनी नैया पार है। ओके, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको बेस बना के आपको आगे की तरफ चलना है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम हमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं किसके अंदर, जीएस के अंदर। तो यार देखो, जीएस का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, बट यही वाली चीज है कि आपका बेसिक क्लियर है ना। तो जब बेसिक क्लियर है तो आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये कुछ आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जहां पे आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इनके कंपैरिजन को लेके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि एक स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट से है, दूसरा स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटी से है, और यहाँ पे बाकी के 2 स्टेटमेंट में कुछ भी जंबल करके आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है अमेंडमेंट, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। आप देख ही रहे हो आजकल कितने सारे नए नए आर्टिकल्स आपको सुर्खियों में मिल रहे हैं। तो जो ये नए नए आर्टिकल्स अभी आपके करंट के टाइम में चल रहे हैं ना, उससे आपका जो जीएस का पार्ट है वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोर्सेस। देखो, सोर्सेस से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनेगा। बट यहाँ से आपको जो एक पढ़ना है दैट इज सिटीजनशिप। क्या पढ़ना है? सिटीजनशिप जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अभी काफी सारे गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हो सकता है गवर्नर और प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है यहाँ पे कंपैरिजन करके आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे आपका जुडिशरी सिस्टम। क्या है जुडिशरी सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए नए चीफ जस्टिस आपको अभी देखने को मिले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। हो सकता है उसको हाई कोर्ट के साथ में कंपेयर करके स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाए। अगला आपका दिल्ली एंड मुगल। हिस्ट्री के पार्ट पे काफी सारा कंटेंट हो जाता है, काफी सारे ईयर्स हो जाते हैं जिसे याद करना पड़ता है। बट अगर आप उसकी टाइमलाइन नहीं याद कर पाए तो आपके साथ दिक्कत होगी। कैसे टाइमलाइन? टाइमलाइन का मतलब है जैसे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज रही हैं, है ना, मुमलुक से लेके सीधे लोधी तक, उसको अरेंज करिए। कौन कौन से रूलर्स रहे हैं उसको अरेंज करिए। तो अरेंज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको हिस्ट्री के अंदर मिलेंगे। अगला है कौन सा वायसरॉय कब रहा है, किसके समय पर कौन सी लड़ाई हुई है, और कौन सी पॉलिसीज कौन से वायसरॉय या गवर्नर जनरल के टाइम पर आई है। तो हिस्ट्री के अंदर आपका ये वाला जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन के ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए।
मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ओके, अगला क्या है आपका मॉडर्न एंड गुप्ता टाइम पीरियड। यहाँ पे भी आपको पता है गोल्डन एज का टाइम है, काफी ज्यादा एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है, सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे, है ना। फिर आपका चंद्रगुप्त 2 आ जाएंगे, फिर इसमें आप देखोगे तो नवरत्न वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला पार्ट आपका जो है वो है आईएनसी, है ना। जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपका क्या आता है, आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने ईयर्स के हिसाब से पूछा कि 1885 से लेकर 1946 के बीच में कब कब कहाँ पे कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो मैच करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अगला है आपका 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स में आजकल क्वेश्चन जो है वो या तो नेट जीडीपी पूछता है, या फिर नेट जीएनपी पूछता है, या आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ आपका ये जो स्लिप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आ रहे हैं। लेकिन साथ में 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आप देखोगे तो वो पूछते ही पूछता है, उसका फेवरेट वाला टॉपिक ये हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला गवर्नमेंट की स्कीम्स है, अभी करंट कितना पढ़ना है अभी बताते हैं, साथ में डिमांड एंड सप्लाई वाला जो टॉपिक है वो भी आपको कवर करना है। इन्फ्लेशन, अभी आप देख ही रहो बार बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हो रही है, तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पूछ सकता है, क्रीपिंग क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी आपका आता है ज्योग्राफी का पार्ट। अब देखो ज्योग्राफी में मिनरल्स, रिवर्स, वॉल्केनोस, माउंटेन, नेशनल पार्क, ये जितना तुमने करंट में पढ़ा है, जितना भी तुमने करंट अफेयर्स अभी पढ़ा है 2024 के अंदर, वहां से तुम्हारा जितना भी ज्योग्राफी का पार्ट है वो आपसे क्वेश्चंस बना के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए आपको 1 बाय 1 सारी चीजों को कवर अप करना पड़ेगा। साइंस में आ जाओगे, सेल है, डिस्कवरीज है, डिफिशियंसीज हैं या डिजीजेस हैं, बाकी आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आपको चैप्टर्स यहाँ पे मालूम होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें आप अगर केमिस्ट्री वगैरह की बात करो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करोगे तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन है, पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शंस है जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, आपको 2 वहां पे प्रोडक्ट्स दे दिए गए हैं, है ना, उनका रिएक्टेंट पूछ लिया या रिएक्टेंट दे दिया उसका प्रोडक्ट पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और आपका यूनिट एंड मोशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने आपको बताई। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के पार्ट पे। तो देखो स्टैटिक जीके का क्लास वैसे आपका कल से 11 बजे स्टार्ट होने जा रहा है, जीके का महाकुंभ, तो आप रिवीजन करने के लिए उस सीरीज को पढ़ सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो भाई देखो जीके के अंदर बुक्स हो गई, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज में कौन सा प्लेयर कौन सा स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हो गए, कौन सा पर्सन कौन से म्यूजिक के फॉर्म से बिलोंग करता है, इस टाइप के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं वो आप देख सकते हो। 11 बजे आपका कल से क्लास स्टार्ट होगा। बुक एंड ऑथर है, स्पोर्ट्स है, पर्सन एंड न्यूज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, एनवायरमेंट अवेयरनेस है। ओके, ये पूरा का पूरा कहाँ का है, करंट अफेयर्स का है। अब पॉइंट ये आता है कि भैया करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, तो देखिए करंट अफेयर्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यार 2 साल का तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ना है। अब अगर 2 साल नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 2024 का तो तुम्हें पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो आपको ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम आनी नहीं है। फिर आती है बात मॉक की, तो मैम हमें मॉक कब देना है, तो देखो मॉक आप देते चलो, साथ साथ में देते चलो। एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बट द थिंग इज कि एग्जाम के 5-6 दिन पहले आप मॉक देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता ना तो आप डिमोटिवेट हो जाते कि अरे यार बताओ ये मेरे से बन नहीं रहा है ना। और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल का मॉक बनाती है, अपने कंटेंट से मॉक बनाती है, तो आप एक एवरेज बेसिक लेवल का मॉक जो है वो सॉल्व करिए। और 2022 के पेपर और 2023 के जो मेंस वाले पेपर हैं इन दोनों को जरूर से सॉल्व करिए। टोटल आपको 5 पेपर इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करिए, अच्छे से अपना रिविजन करते चलिए। बाकी आपका सिलेक्शन का महाकुंभ जो 2025 की तैयारी करेंगे उनके लिए ये आएगा सेशन, और आपका फाउंडेशन 2025 के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से अब हम कल, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस देखने को मिले। तो मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन विश यू अ वेरी गुड लक, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।